हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजस्थान जीके इन इंग्लिश मीडियम। आज मैं आपको बता रहा हूँ जो चेकलिस्ट है ना आपकी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए लेवल 1 की चेकलिस्ट में दिखाने वाला हूँ। लेवल 2 की सेम ऐसे ही है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको भरना है यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन, जिला कौन सा आपका सीकर, जैसे मेरा सीकर है तो आपको यहाँ पे आपके जिला का नाम भरना है। फिर सूची क्रम संख्या जो आपकी जो मेरिट लिस्ट आई थी 2 गुना की, उसके अंदर जो सूची नंबर आपका 2 सीरियल नंबर था मतलब वो आपको यहाँ पे सूची क्रम संख्या के अंदर भरना है। क्षेत्र आपका कौन सा है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र है फिर गैर अनुसूचित क्षेत्र है, तो यानी कि जैसे टीएसपी और नॉन टीएसपी, तो आपका कौन सा आता है, तो मेरा नॉन टीएसपी था तो मैंने नॉन टीएसपी भर दिया। उसके अलावा आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर आपका जो था वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उस टाइम जो एप्लीकेशन नंबर था वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा माता का नाम जो आप भर देना, अपने लिंग आपका स्त्री या पुरुष जो भी है लिख देना। उसके अलावा आधार क्रमांक, आधार नंबर डाल देना, पिता का नाम डाल देना यहाँ पे, और फिर जन्म तिथि आपकी डाल देना और वो आपकी कैटेगरी कौन सी है वो डाल देना। और आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम जो आपने जो रुपए दिए थे यानी राशि कितनी कटी थी आपकी एग्जाम फॉर्म की जो फीस थी वो कितनी थी वो वहाँ पे आप फिल कर देना। उसके अलावा सोचे नीचे चलते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखे हैं टेलीग्राम पे जिन्होंने मुझे मैसेज करा है पर्सनली, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने क्या करा आगे तक भर दिया इसको यहाँ तक, तो इसको यहाँ पे तक, यहाँ पे आपको नहीं भरना, आपको सिर्फ स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम दे रखे हैं ये स्टार्टिंग के देख रहे हो, अभ्यर्थी के उपयोगार्थ, ये वाला 2 कॉलम, हाँ नहीं वाला और एक नंबरिंग वाला, सिर्फ ये 2 कॉलम ही आपको भरने हैं। उसके अलावा इसका आपका अंदर कुछ नहीं भरना, आपको उनका ही है ना जो आपका डीवी करेंगे उनके लिए ये आपको नहीं भरना। काफ़ी लोगों ने इसको भर दिया है तो ये गलत है, तो आप अलग से प्रिंट आउट निकालो अब और उसको फिल करो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे। फिर सबसे पहले आपने ऑनलाइन आवेदन की प्रति, तो किस नंबर पे, 1 नंबर पे, हाँ जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मैंने 1 नंबर पर डाला है तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की नंबर, और यहाँ पे कौन से नंबर पे उसकी प्रति यानी कि 1 नंबर पे, तो मैंने 1 नंबर डाल दिया। सेकंड नंबर पे आधार कार्ड की प्रति यानी कि आपका आधार नंबर है उसको किस नंबर पर डालें, सेकंड नंबर पे। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आधार नंबर का है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आधार नंबर का है, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा है, सेकेंडरी यानी 10th की जो मार्कशीट है उसका थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या है, थर्ड नंबर पे आ गया। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे हाँ या नहीं या फिर लागू नहीं जो भी आपके है वो लिखते जाना, जैसे मैंने कर रखा है, डैश कर देना अगर कुछ काम का आपके काम का इसमें नहीं हो तो उसको, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर के में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के अंदर जो आपके 12th की पासिंग सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी यहाँ पे, तो और जैसे मैंने 4, 5, 6 नंबर किसके लिए दिए, 4 नंबर मार्कशीट के लिए, 5 नंबर पासिंग सर्टिफिकेट के लिए और 6 नंबर जो भी आपको लिखवाना था ना इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड कुछ भी जैसे मैंने लिखवाया उसके रिलेटेड, ठीक है, वो आपको 6 नंबर पे आ गया। और उससे पहले आ गए 5 और आपके सॉरी 4 और 5वें नंबर पे आ गए आपके ये वाले मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो 4, 5 और 6, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, इसके अंदर आपको जैसे कि लेवल 2 वालों आपके जैसे यहाँ पे आ जाएगी मार्कशीट आपके ग्रेजुएशन की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर की और आपकी डिग्री है ना, और उससे वो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड, तो इनकी आप नंबरिंग डाल देना। जैसे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की आप जो भी नंबरिंग डाल, जैसे मैंने यहाँ पे 12th क्रेडिट का डालता, मतलब कि स्टार्टिंग के 3 तो आपको सेम ही आएंगे या फिर 4 तक सेम ही आ जाएंगे ना, और नहीं 6 नंबर आपके यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम का लिखा हुआ है। लेवल 2 वालों के लिए बता रहा हूँ मैं ये, तो लेवल 2 वालों के यहाँ पे 6 नंबर हटा के आप 4 और 5 तो आएगा क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगी तो आपके दोनों, वरना फिर अकेला 4 आ जाएगा अगर आपके पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है 12th का तो फिर, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे नंबरिंग नेक्स्ट आप कर लोगे यहाँ से 5 या 6 से जो भी है लेवल 2 वाली इस लाइन में, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 5, 6, 7 है ना, जैसे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट 5 नंबर पे आप नंबरिंग डाल देना और 6 नंबर पर डाल देना आप सेकंड ईयर की मार्कशीट और 7 नंबर पर डाल देना थर्ड ईयर की मार्कशीट। और फोर्थ नंबर पर क्या मतलब 7, 8 नंबर पर क्या डालोगे, वहाँ पर डालोगे आपकी डिग्री की जो फोटोकॉपी है वो। उसके अलावा फिर उससे अगला नंबर आप डाल देना जो भी आपने इंग्लिश मीडियम का लिखवाया होगा ना सर्टिफिकेट वो लेटर पैड पे, वो यहाँ पे लगा देना उसके पीछे, ठीक है। उसके अलावा फिर आगे चलते हैं, अगर आपने पीजी के डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो आप वो उनकी नंबरिंग डाल देना यहाँ पे, जैसे कंटिन्यू चलते रहेंगे उस हिसाब से, और हाँ लिख देना। लागू नहीं है तो उसमें लागू नहीं लिख देना और डैश लिख देना, जैसे लेवल मान लो आप यहाँ पे डैश और लागू नहीं है ऐसे लिख देना। उसके अलावा आपको क्या करना है फिर आगे, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के पद के लिए आप, हाँ अब जैसे आपको डिप्लोमा, डीएलएड, बीएसटी उसके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र है ना, और स्काउट सर्टिफिकेट भी आपका लगवाना है तो उस हिसाब से नंबरिंग डाल देना, जैसे मैंने डाली मेरे हिसाब से वो डाल दी यहाँ पे, फिर हाँ लिख देना। और फिर सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय वालों आपके लिए जो बीएड की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट और बीएड की डिग्री की फोटोकॉपी, मतलब इन सब तीनों की फोटोकॉपी और उनकी नंबरिंग यहाँ पे डाल देना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लागू नहीं तो आप यहाँ पे हाँ लिख देना और यहाँ पे उनकी नंबरिंग डाल देना, जो आपकी लागू है उसको हाँ लिख देना, जो लागू नहीं है उस पर लिख देना लागू नहीं और डैश कर देना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं अपन इसके अंदर चेकलिस्ट में क्या है, नेक्स्ट नंबर है
इसमें सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के पद के लिए, हाँ, जो आपका रीट 2021 से 2022 का जो भी प्रमाण पत्र है वो आपकी नंबरिंग डाल देना यहाँ पे और हाँ लिख देना, ठीक है। और उसकी नंबरिंग डाल, मैंने सेकंड दिखाता हूँ आपको मैं, 4 5 6 नहीं, हाँ ये तो इसकी 7 10 नंबर है ना, 9, हाँ 10 नंबर पे आप देख सकते हैं, 10 नंबर पे रीट वाला सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर 11 नंबर पे कौन सा है, मूल निवास का, 11 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 11 नंबर पे आ जाएगा आपके मूल निवास वाला, ठीक है। 11 नंबर पे आ जाएगा आपके मूल निवास वाला। उसके अलावा फिर 11 वाला पॉइंट आपके काम का नहीं है, देखो दिखा देता हूँ। इसकी सहायक अध्यापक लेवल प्रथम रीट वाला आ गया, ये मूल निवासी सभी का काम का थे, वो लेवल 1 वाला, लेवल 2 वाला, BSTC और बीएड वाला, दोनों को फिल करना है। तो इसके अलावा 11 नंबर पे अनुसूचित क्षेत्र में यानी TSP का अगर आपका मूल निवास है तो आप यहाँ पे भर देना हाँ या लागू नहीं, जो भी डैश करके। उसके अलावा आपको EWS के लिए क्या बोल रखा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्माणित प्रपत्र में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट केवल नॉन TSP क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए, यानी जो नॉन TSP वाले बच्चे हैं उनका इनकम से रिलेटेड है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यानी क्या पे EWS से उस टाइम आर्थिक रूप से कमजोर। तो EWS की जैसे ये है ना, 2 जगह है, ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ अभी, दोनों जगह सेम सा ही आएगा ना, अगर आपने उसी की नंबरिंग डाल देना दोनों जगह सेम ही, ठीक है, और हाँ लिख देना अगर आपके है तो। उसके अलावा इसके अंदर जाति प्रमाण पत्र आपका पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया और जो भी आदिम आदि होगा ना, आदि जाति की प्रमाणित प्रति। तो नोट पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र, यानी कि जो MBC और OBC है उनको लिए सेम ही है, लेकिन वैध जो भी लागू हो संकलन करे। तो आपके वैध यानी OBC का काफ़ी लोगों को डाउट है कि सर्टिफिकेट कितने साल तक रहता है, तो मेरे हिसाब से 1 साल तक रहता है वैलिड OBC का। उसके अलावा आप अगर एफिडेविट यानी शपथ पत्र के साथ है तो 3 साल तक वैलिड रहता है। तो आप यहाँ पे उस हिसाब से नंबरिंग डाल के और हाँ कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों, है ना, महिला तथा पुरुष, इस राशि की सब घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है। तो प्रारूप जो 3 है पीछे में लगाए 13 नंबर पे, उसमें हाँ लिख देना, है ना। और अदर स्टेट वालों आपको इसके अंदर डैश करके लागू नहीं है लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई फायदा तो मिल नहीं रहा इस चीज़ का, तो आपके तो फिल करना नहीं है इस चीज़ को। तो जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे डैश करके लागू नहीं है लिखेंगे। उसके अलावा विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा एवं पुनः विवाह नहीं करने, जो विधवा है ना, उनको क्या करना है यहाँ पे, जो विडो है उनको यहाँ पे क्या करना है, सब घोषणा देना है, जो भी उसके अंदर प्रारूप 3 के अंदर दे रखा है वहाँ फिल कर देना, उसकी नंबरिंग डाल देना यहाँ पे और हाँ लिख देना अगर है, और नहीं है तो लागू नहीं है डैश करके, ठीक है। उसके अलावा 16 नंबर का पॉइंट है तलाकशुदा होने पर न्यायालय या फिर डिग्री की प्रमाणित प्रति पुनः विवाह नहीं करने संबंधी सब घोषणा, तो ये भी तलाकशुदा के लिए भी प्रारूप 3 में ही दे रखा है, अलग से कुछ नहीं करना, उसी की नंबरिंग डाल देना यहाँ पे हाँ अगर आपके ये लागू है तो, नहीं है तो डैश करके लागू नहीं है लिख देना। उसके अलावा क्या है 17 नंबर पॉइंट बोलता है संतान संबंधी स्व घोषणा। तो इसके अंदर आपको संतान संबंधी अगर आपके बच्चे हैं जितने भी हैं उस हिसाब से फिलिंग कर देना, 3 वो प्रारूप 3 है उसके अंदर, उसकी नंबरिंग डाल देना, फिर यहाँ पे लागू है या नहीं है हाँ जो भी लिख देना। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा, विवाहित होने पर, तो मैंने इसे हाँ लिखा है क्योंकि मैं विवाहित तो हूँ नहीं, लेकिन नहीं होने पर मतलब अगर आप इन फ्यूचर भी शादी करते हो तो दहेज नहीं लेने संबंधी सब घोषणा है, तो उसके प्रारूप 3 के अंदर ही, तो मैंने हाँ लिखा है यहाँ पर, उसकी नंबरिंग डाल दी है, ठीक है। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, तो ये अपने काम का नहीं है, जिनका काम का वहाँ पे नंबरिंग डाल के हाँ लिख देना, नहीं है तो डैश लग के लागू नहीं है लिख देना, ठीक है। ऐसे फिल करना है चेकलिस्ट को और नंबरिंग डालते रहना, जैसे हर डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था कैसे डाल रखी मैंने, ऐसे नंबरिंग डाल देना, ठीक है। उसके अलावा 20 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 20 नंबर पॉइंट कहता है कि भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा, यानी कि आपको पहले इसका लाभ नहीं मिला उससे संबंधित आप लिख देना। एक्स सर्विसमैन के लिए तो डैश लागू नहीं है या फिर नंबरिंग डाल के हाँ जो भी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, तो डैश लागू नहीं है, मैं ये लिखना भूल गया यहाँ पे, लागू नहीं, ठीक है,
इसके अंदर भी मैंने लागू लिख देता हूँ, ठीक है। उत्कर्ष खिलाड़ी अगर आप मतलब कि स्पोर्ट्स कोटा से हो तो आप अपना नंबरिंग डाल देना, किस नंबर पे आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, और यहाँ पे हाँ लिख देना, नहीं तो डैश करके लागू नहीं है। दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा, जो अलग आप इस कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको इसके अंदर हाँ लिख देना और नंबरिंग डाल देना, अगर नहीं है तो डैश करके लागू नहीं है। आपराधिक प्रकरण होने ना होने की सब घोषणा, यानी कि होने और ना होने की, मैंने ना होने पर टिक लगाया छोटा सा, उसके अलावा नंबरिंग डाल दी मैंने 13 नंबर, क्योंकि प्रारूप 3 और 4 को दोनों को लिखा रखा है। 4 तो उनके लिए जिनके ऊपर आपराधिक वो है, कुछ FIR वगैरह है, उनको उसके अंदर फिल करना है, नहीं है तो आपको प्रारूप 3 के अंदर ही ऑप्शन है, जस्ट उसके अंदर भर देना आप जो डिटेल्स है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे हाँ लिख देना कि आपने सब घोषणा कर दी, सब घोषणा के लिए बोला है मैंने ना यहाँ पे ये। बाकी जिसके अगर कोई FIR दर्ज है तो आप 4 नंबर के में भर देना, FIR डिटेल वगैरह जो भी इसमें मांगी है सारी चीज़ें, और न्यायालय का अंतिम ऑर्डर जो भी आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा 24 नंबर पॉइंट क्या है, राजकीय सेवा या फिर उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो आप सेवा में हो तो ठीक है, नहीं हो तो डैश करके लागू नहीं लिख देना। आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है। पहले वाला था आर्थिक रूप से कमजोर, EWS है ना, और ये भी उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि आवेदन में 2.5 लाख से आपने कम भरी है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर आपने 2.5 लाख से कम भरा है तो ठीक है, अगर आपके लागू है तो हाँ, और नंबरिंग डाल देना उसकी, वरना डैश करके लागू नहीं है। शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में स्वघोषणा संकल्प प्रारूप 3, तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, तो प्रारूप नंबर 3, एक सेकेंड, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, हाँ आप यहाँ पे प्रारूप नंबर 3 के अंदर संबंध में स्व घोषणा है ना, तो स्व घोषणा में तो आप हाँ कर सकते हो, ठीक है। मैंने 13 नंबर डालता हूँ यहाँ पे भी, आप यहाँ पे हाँ कर सकते हो, ठीक है। स्व घोषणा के अंदर आप देख लेना, पढ़ लेना प्रारूप नंबर 3 के अंदर क्या क्या है, उस हिसाब से आप फिल करना है ना, ऐसे मत करना। उसके अलावा निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने, तो निर्धारित आवेदन शुल्क हमने जमा करा दिया था, तो डैश करके अपने लागू नहीं है। किसी भी पूर्व आयोजित परीक्षा में अगर आपने डी बार हो रखे हो, डी बार यानी कि आप एग्जाम से वो रखे हो, चीटिंग करते हैं कुछ भी, मतलब यहाँ पे सही 10th और 12th का स्कूलिंग का लागू नहीं होगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम या अनफेयर मीन के अंदर आप किस चीज़ के अंदर आए हो, तो उस हिसाब से आप लिख देना लागू है या नहीं है, डैश करके, ठीक है। उसके अलावा अपने स्थान भर देना, दिनांक भर देना, जिस दिन DVA मोबाइल नंबर डाल देना, अपने सिग्नेचर कर देना, यहाँ पे अपने नेम लिख देना, यहाँ पे एड्रेस लिख देना, मैं है ना, फादर नेम, एज है ना, और वो कास्ट और निवासी और सिग्नेचर, ठीक है। ये सब कुछ करना है। ये चेकलिस्ट हो चुकी है आपकी पूरी, ठीक है। चेकलिस्ट के अंदर यही था, कुछ भी नहीं था, है ना। काफ़ी दिनों से परेशान हो रखे थे कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है, ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट के अंदर थी। और प्रारूप 3 आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, प्रारूप 3 देख लो आप। जैसे कि मैंने भरा है इसके अंदर, जो DV की डेट है वो भर दी यहाँ पे। उसके अलावा फिर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं है, अदर स्टेट वाला नहीं लिख देना, यहाँ पे हैं तो हैं लिख देना राजस्थान के। और विधवा या विवाह विच्छिन्न परित्यक्ता श्रेणी, जो भी आपके लागू हो, मेरे लागू नहीं था, मैंने डैश डैश कर दिया। दिनांक, जीवित संतानों की संख्या, 50 संतानों की, इससे पहले और इससे बाद में कितनी है वो आप यहाँ पे फिल कर देना इस कॉलम में। कुल संतानों की संख्या, फिर क्या दिनांक 1/6/2002 या उससे पूर्व जन्म बालक दिव्यांग था या नहीं था, और क्या आप द्वारा पश्चात किसी बालक को अन्य व्यक्ति को गोद दिया है, या फिर क्या आप द्वारा किसी बालक को वैध तरीके से गोद लिया है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर देना हाँ या नहीं के हिसाब से, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने डैश किया, आप यहाँ पे नहीं भी कर सकते, नहीं तो क्यों करना है ना, क्योंकि आपको फिल ही नहीं करना शादी से रिलेटेड आपके काम का है, तो वरना जिसके काम का है वो फिल कर देना, जो भी डाटा बोला है इसके अंदर। दहेज नहीं लेने संबंधी सब घोषणा, तो मेरा द्वारा विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई है तथा नहीं दिया गया है, तो ये लागू नहीं, मैंने तो लिख दिया, वरना इसमें ऑप्शन तो नहीं था, चलो आप लिख देना, है ना। उसके अलावा नीचे वाला पॉइंट अपने काम का, इसलिए मैंने वो शादी से संबंधित रिलेटेड था ना, दहेज ना लेने का, उसमें प्रारूप नंबर जो पेज नंबर 13 पर प्रारूप 3 का मैंने जिक्र किया था, क्योंकि इसमें देखो सेकंड लाइन क्या है, मैं वर्तमान में अविवाहित हूँ तथा भविष्य में विवाह के समय मेरे द्वारा न तो दहेज की मांग की जाएगी और न ही दहेज लिया जाएगा, तो इसका घोषणा होगी अनमैरिड के लिए, ठीक है। तो मैरिड अनमैरिड दोनों को के लिए ये भूतपूर्व सैनिक का अपने कोई काम का नहीं था, जिसके काम का वो प्लीज फिल कर देना आप यहाँ पे।
तो यहाँ पे डैश डैश कर दिया मैंने। उसके अलावा तो बाकी तो ऐसे ही है कि डी भाग किया गया है नहीं किया गया, है ना। उसके अलावा फिर आपके स्थान, दिनांक, जिस दिन आपका वो प्लेस और डेट लिख देना, जिस दिन डीवीओ, सिग्नेचर, नाम और आपका एप्लीकेशन नंबर डाल देना यहाँ पे। और आपकी मैं को खुद का नाम, फादर्स नेम, एज, कास्ट और एड्रेस और ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे मैंने अभ्यर्थी ने स्टूडेंट लिखा है, और सिग्नेचर अभ्यर्थी का नाम, दैट्स इट। तो यही था। और इसके अलावा मैंने फिल कर दिया था कौन सा, ये प्रारूप एक गैर अनुसूचित क्षेत्र। इसमें आपको मैं डैश खुद का नाम, फादर्स नेम, फिर कुछ नहीं है, स्थान, डेट, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, सब कुछ खुद से वही है ना, कुछ भी अलग नहीं है। इसका नंबरिंग कहीं देने रखी प्रारूप 1 की चेकलिस्ट के अंदर, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि नंबरिंग कैसे डालनी है हर चीज़ की, ठीक है। इस कॉर्नर में से ऐसे ऐसे नंबरिंग डाल लीजिए, मैंने डाल रखा है ना, हर चीज़ के लिए। और चेकलिस्ट मैंने बता दिया आपको कैसे फिल करनी है, ऐसे ही फिल करनी है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसा कि 4, 5 और 6 नंबर का जो है, जैसे मैंने सीबीएसई रिलेटेड कुछ बनवाया था, जो भी है ना, सीबीएसई रिलेटेड क्या बनवाया था मैंने, एफिडेविट में जो भी साइन के लिए सीबीएसई रिलेटेड मैंने बनवाया था। तो सीबीएसई वालों मैंने काउंटर साइन किसी डीओ के वगैरह के या किसी के भी नहीं करे, सीबीएसई में कोई करता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको बोर्ड आरबीएसई है तो डीओ करता है तो ठीक है, वरना उसको बोलो वो करेगा, क्योंकि आरबीएसई वालों को डीओ ही करेगा। इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी वाले तो अलाउड नहीं है। हिंदी मीडियम वाले गलती से भी डीवी के लिए मत चले जाना, वरना आपके ऊपर और आपके जो उसके अंदर लेटर पैड जैसे स्कूल में लिखा है दोनों के ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। तो कृपया करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स डीवी के लिए ना जाएं तो बेहतर रहेगा। आपने फॉर्म भर दिया वो भी बहुत है, काफ़ी बच्चों के पीछे रह गया आपके कारण इंग्लिश मीडियम जो डिजर्व करते हैं कैंडिडेट्स। उसके अलावा आपको डीवी के लिए नहीं जाना है, ये मेरी अपील है आपसे। आप चाहो तो जा सकते हो, फिर आपकी मर्जी, जो आपके ऊपर होगा वो आप खुद स्वयं जिम्मेदार होगे इस चीज़ के। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सीबीएसई वाले बच्चों को आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो स्कूल है ना वहाँ से लेटर पैड पे सारे वो लिखवा लो और प्रिंसिपल के साइन करवा लो और बस सील लगवा लो स्कूल की, वो काफ़ी है। मैं आपको सीबीएसई का नोटिफिकेशन सर्कुलर दिखाता हूँ जो भी था, देखिए आप इसको ध्यान से। ये था सर्कुलर 2020 का, 4 फरवरी 2020 का। इसमें क्या लिखा है, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन स्कूल इंफॉर्मेशन टू बी इश्यूड बाय प्रिंसिपल्स या फिर हेड ऑफ स्कूल ओनली, नो काउंटर साइन रिक्वायर्ड। समझ रहे हो, तो यानी स्कूल की तरफ से ही होगा, कोई काउंटर साइन करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा रीड करके बताता हूँ। इट हैज बीन नोटिस दैट फ्यू स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई इश्यूज various certificate based on information which is available only in the school, and such certificates are being sent to CBSE offices for counter signing। यानी कुछ वो सीबीएसई ने नोटिस किया है कि कुछ लोग सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर कराने के लिए सीबीएसई के ऑफिस आ रहे हैं, है ना, काउंटर साइन कराने के लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें तो स्कूल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनकी, तो काउंटर साइन कैसे कर सकते हैं सीबीएसई। तो इट इज क्लियर दैट सिंस सीबीएसई डज नॉट होल्ड द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, काउंटर साइनिंग शुड ऑल्सो नॉट बी डन बाय सीबीएसई। In this regard, CBSE has discontinued countersigning the transfer certificate issued by the schools affiliated to their students joining another school। ये तो होगी टीसी की बात कि टीसी पे काउंटर साइन करना बंद कर दी। आगे देखते हैं। डिटेल मॉडलेट्स आर कंटेंट इन लेटर नंबर जो भी दे रखा है, क्लाविच वर रिलेटेड टू, ठीक है। सिमिलरली इट हैज ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग सर्टिफिकेट शैल बी इशूड एंड काउंटर साइन इफ रिक्वायर्ड बाय स्कूल देमसेल्फ। यानी कि ये भी स्कूल से ही हो तो टीसी के लिए होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचर्स वर्किंग सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, ये उनके लिए होगा। अपना काम का ये देखो आप, ये वाला पॉइंट सेकंड, सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल टू बी स्टूडेंट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, तो अपना ये रोजगार से रिलेटेड ही है तो इसके लिए भी। और ऑब्टेनिंग द एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट कंसेशन वाइवा स्टूडेंट टूर और रेलवे जो भी है, तो इनके लिए भी क्या है, सीबीएसई काउंटर साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने मना कर दिया, बंद कर दिया, स्कूल से ही करवाने हैं आपको, ठीक है। और द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन द ऑफिशियल स्कूल लेटर हेड ओनली एंड साइन बाय प्रिंसिपल और हेड ऑफ स्कूल। समझ रहे हो, लेटर हेड पे लिखवाना है आपको, और ये क्या प्रिंसिपल हेड ऑफ स्कूल के काउंटर वो सिग्नेचर काफी है, सीबीएसई काउंटर साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल लेटर हेड शुड इनवेरिएबली कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिलो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल। सिर्फ वजह आप लेटर हेड पे लिखवाओगे तो आपको क्या होगा, एफिलिएट टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एफिलिएशन नंबर, जो भी स्कूल कोड, सब कुछ आपको वो लिख के देंगे स्कूल वाले, है ना। तो ये कोई वो नहीं है, ये सारे फॉर्मेट है कैसे क्या करना है। ये डॉक्टर जो भी सरनेम भारद्वाज कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, उनका ये सिग्नेचर है और ये वैलिड है।
सभी केवीज के लिए, एनवीएस के लिए, DSSB के लिए और जितने भी स्कूल है सभी के लिए जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया सीबीएसई रिलेटेड की बात। सीबीएसई वालों को डाउट क्लियर। आरबीएसई वालों को डीईओ के ऑफिस में जाके साइन करवाने। ठीक है, ये हो गया उनकी बात। ये चेकलिस्ट में फिल करके बता दी, नंबरिंग कैसे डालने सब कुछ बता दिया आपको। एफिडेविट आपको कुछ नहीं बनाना, डीवी के लिए भी 2 गुना के लिए 1 गुना बनाना है। उसके अलावा आपको मैंने जो प्रारूप 3 और 1 जो भी मेरे काम के थे वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये प्रारूप 13 हो गया, प्रारूप 3 हो गया जो मैंने फिल करके बताया, ये प्रारूप 1 हो गया जो फिल करके बताया। ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। ये मैंने एक सेट बनाया, ऐसे आपको 2 या 3 सेट बना के लीन जाना, ऐसे इनमें डाल के लीन जाना। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों से शेयर करें जिनको भी डाउट है कैसे क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कैसे चेकलिस्ट फिल करनी है, सब कुछ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी जब तक ज्वाइनिंग या सैलरी नहीं आती, और आगे का भी जो भी अपन करने वाले हैं प्लान एमजीएस के लिए, परमानेंट हो चाहे बोनस मार्क्स हो चाहे बढ़ती रिलेटेड परमानेंट के लिए जो भी हो, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इधर ही अपन एमजीजीएस का यूनियन बनाएंगे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का। और ट्विटर पे भी अकाउंट फॉलो कर ले आप सभी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं, लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा उसका भी, वहाँ पे भी अपन ट्वीट ट्रेंड करते रहेंगे जो भी है। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त शेयर करें जिनको भी इस चीज़ की जरूरत है। फिलहाल अभी कल से डीवी चालू है, तो जिनको जरूरत है अभी आप शेयर कर दो तुरंत उनको, व्हाट्सएप टेलीग्राम जहाँ पे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।